हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 24 अक्टूबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि 24 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सी संस्था की स्थापना हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, ज़रूर बताइएगा। स्टार आईक्यू चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज दोपहर को 12 बजे दिन में अनअकैडमी पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, उस टेस्ट का हिस्सा आप ज़रूर बनिएगा। 40 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा और 50 मिनट लगेंगे आपको इस टेस्ट में। फ्री रजिस्ट्रेशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा और इन क्वेश्चनों का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। लेकिन आप लोग अगर दोपहर 12 बजे इस टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मेरा इनवाइट कोड इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। स्टार आईक्यू मेरा इनवाइट कोड है, ठीक है। बिना स्पेस दिए स्टार आईक्यू फिल कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इसमें अच्छे रैंकर्स होते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। 1 से 3 रैंकर अगर आते हैं तो 1 साल तक एसएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और अगेन आप लोगों को बाकी तो बहुत सारे ऑफ़र हैं ही। और स्टार आईक्यू कोड का इस्तेमाल करने से अगर कोई बैच आपको लेना है तो 10% का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा डियर। आइए बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा। कृषि में नव परिवर्तन के लिए किस राज्य को श्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। श्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है हरियाणा राज्य को, यानी कि ए वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए हर जिले में क्या खोलने का फैसला लिया है, मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें से सही आंसर होगा एग्रीकल्चर कोर्ट, यानी कि बी वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। सर इसका मतलब क्या है, देखिएगा। आप लोग अपने खेतों से कुछ फसलें उत्पादित करते हैं और फसलों को बेच देते हैं। बेचने के बाद में क्या होता है, टाइम पे पैसा नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात है, मान लेते हैं आपने सरकार के तहत जो है ना, सरकारी योजनाओं के तहत अपनी फसलों का बीमा करवा लिया। लेकिन बीमा तो करवा लिया पर उस बीमे का आपको पैसा नहीं मिला। बीमा कंपनियां जो है ना अपनी मनमानी कर लेती है, कह देती है कि देंगे या नहीं देंगे, 100 बातें होती है। तो आप इसके लिए स्पेशली जो है कहाँ जाएंगे, तो ऐसे ही मामलों से जुड़ी हुई ये कोर्ट होगी, कृषि अदालत इसको कहेंगे हम लोग। जैसे भुगतान में देरी है, मुआवजा समय से नहीं मिल पाना तथा फसल बीमा कंपनियों की कथित मनमानी है, ऐसी चीज़ों को चुनौती देने के लिए एग्रीकल्चर कोर्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और के साथ ही हरियाणा मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए शहद व्यापार केंद्र बनाने की भी योजना हरियाणा में तैयार हो ही रही है। ये कोर्ट जो है हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। और 514 नए कृषि उत्पादक संगठन बनाने के लिए 14.98 करोड़ रुपए का बजट भी हरियाणा सरकार ने पास किया है रिसेंटली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आपको यहाँ से याद रखना होगा। अगला सवाल आपका क्या होगा कि हरियाणा में किस पर्वत को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। कौन सा पर्वत है जिसको तीर्थ स्थल, देखिएगा इस सवाल का सही आंसर होगा ढोसी पर्वत। आपको मैंने थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि ढोसी हिल्स जो है ना, इसको पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और आज हमारे पास में एक ऐसी घोषणा है कि ढोसी जो पर्वत है, नारनौल के अंदर जो पड़ता है, इसको तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेगी हरियाणा सरकार, ताकि तीर्थ यात्री यहाँ पे आसानी से आ सके। और यहाँ पे सड़क बनाने की जो संभावनाएं हैं वो तलाशी जा रही है, क्योंकि ये तो पहाड़ है, ये पहाड़ पे सड़क बनाना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। और ये गांव है जिसका नाम है कुलताजपुर। इस कुलताजपुर गांव के विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की छोटी छोटी घोषणा की है। वैसे ये राजस्थान राज्य से सटा हुआ क्षेत्र है ढोसी। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो ढोसी हिल्स है ये बहुत फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि ऋषि च्यवन जो है ना, उन्होंने लगभग 7000 साल पहले यहाँ पे च्यवनप्राश बनाया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अज्ञातवास के दौरान जो पांडव थे ना, वो भी यहाँ पे आए थे। और इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे शंख पुष्पी जैसी ये जो अद्भुत जड़ी बूटियाँ हैं वो भी इस पहाड़ी से प्राप्त होती है। तो कई सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे कुंड वगैरह भी है जो स्नान करने के लिए बड़ा पवित्र माना जाता है। इसी के लिए जो है ना, इसको हरियाणा सरकार एक पर्यटक केंद्र के रूप में और के साथ ही अभी हाल ही की घोषणा के अनुसार तीर्थ केंद्र के रूप में भी ओपन करने वाली है। नारनौल जो है ये महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है और नारनौल में ही मुख्यालय है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का।
महेंद्रगढ़ से रिलेटेड एक सवाल और भी रिलेट कर रहा है। थोड़े दिन पहले की बात है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसी यूनिवर्सिटी के जो वीसी बनाए गए हैं उनका नाम है प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, जो कि जीजीयू के हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिसेंट एक आपको मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, अगर आपके दिमाग में आ गया है वो क्वेश्चन तो ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा। अभी 2-3 दिन पहले का ही वो क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने बीटेक की पढ़ाई हिंदी भाषा में करवाने के लिए हरियाणा के कितने तकनीकी विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हैज़ रिलीज द बीटेक कोर्स, ये बीटेक है, ठीक है, माफ़ करिए, बीटेक है ये, ठीक है ना, बीटेक है, बीटेक कोर्स है। हाउ मेनी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हैव बीन टेक रिकॉग्नाइजेशन फॉर कंडक्टिंग स्टडीज़ इन हिंदी लैंग्वेज? तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा 3, यानी कि सी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहने वाला है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि हिसार की है, 1 नंबर तो आपको ये याद रखना है। दूसरी यूनिवर्सिटी है दीन बंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और तीसरी है जगदीश चंद्र बोस जिसका पहले नाम होता था YMCA, ठीक है, YMCA था यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, अब है JC बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि फरीदाबाद के अंदर है। इन तीनों के अंदर जो है ना अलग अलग ब्रांचेस के अंदर हिंदी के अंदर बीटेक तो मैंने भी की हुई है, लेकिन मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और दूसरी इंग्लिश से ही है। ये हिंदी से करने वाला कंसेप्ट तो अभी आया है हरियाणा के अंदर, ठीक है। अच्छा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना नवंबर 1945 को हुई थी, ठीक है ना। ये मतलब उसी टाइम से ही संस्था चल रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो संस्था है ये अभी मंत्रालय कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। शिक्षा मंत्री भारत में वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल हमारा होगा कि देश भर में स्तन कैंसर के मामलों में हरियाणा का टॉप 5 स्टेट जो है, टॉप 5 राज्यों में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ हरियाणा अमंग द टॉप 5 स्टेट इन टर्म्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अक्रॉस द कंट्री? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा होने की संभावना होती है, क्योंकि ये एक प्रकार का मेमरी ग्लैंड होता है और ऑलरेडी ये जो है ना ग्रंथियाँ ही होती है, और कैंसर के लिए तो इनिशियल स्टेज ही ट्यूमर होती है। इस करके अगर थोड़ा सा भी ध्यान ना रखा जाए तो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। और इस मामले में हरियाणा राज्य भारत भर में तीसरे स्थान पे आता है। आप इस लिस्ट में देखिएगा, केरल जो है ना वो नंबर 1 पे, मिजोरम दूसरे पे, हरियाणा तीसरे पे, चौथा जो है ना दिल्ली है और 5वां जो है कर्नाटक है। ये टॉप 5 स्टेट है जहाँ के आपको यहाँ पे आंकड़े दिखाई दे ही रहे होंगे, ठीक है ना। तो टॉप 5 स्टेट आपको मैंने बता दिया। स्तन कैंसर के मामले में 5 वर्ष पहले तक 40 से 60 साल की महिलाओं में ही आते थे कैंसर, लेकिन अब कुंवारी लड़कियों में भी इसकी जकड़ आती जा रही है, खासकर ऐसी लड़कियां जिनकी शादी 30 वर्ष तक नहीं होती है। देश भर में स्तन कैंसर के मामलों में प्रदेश टॉप 5 राज्यों में तीसरे स्थान पे आ रहा है, ठीक है ना। सबसे अधिक स्तन कैंसर के मामले केरल में हैं, अभी जैसा कि मैंने बताया, ठीक है ना। और हरियाणा का एकमात्र क्षेत्रीय कैंसर संस्थान रोहतक PGI में स्तन कैंसर के हर सप्ताह 20 से 25 नए केस आ रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, जिसके अनुसार साल में अकेले स्तन कैंसर के प्रदेश के करीब 1000 से 1200 महिलाएं जो है ना इसकी शिकार हो रही है हरियाणा के अंदर। बड़ी चिंताजनक बात दिख रही है एक, ठीक है। और अगर रोहतक PGI की बात करी है आपने तो इसके VC का नाम डॉक्टर अनीता सक्सेना है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। हरियाणा में ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए कितने रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी? How much financial assistance will be given for research and development in the field of e-mobility in Haryana? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका क्या? 5 करोड़ रुपए तक, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा राज्य सरकार जो है ना ई व्हीकल खरीदने पर उसके रजिस्ट्रेशन में छूट तो देगी ही, इसके साथ ही पेट्रोल है, डीजल है, इन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में अगर कोई कन्वर्ट कर लेता है तो ख़ास तौर पे उसको रियायत मिलने वाली है, ठीक है। और इसी के अलावा जो अलग अलग जैसे इंस्टीट्यूट है उनके अंदर ई मोबिलिटी के अगर क्षेत्र में कोई काम करता है, रिसर्च करता है, तो उनको 5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये सारी मोबिलिटी से रिलेटेड आपकी व्हीकल्स पॉलिसी है, मतलब हरियाणा सरकार ई व्हीकल निर्माता कंपनी है, वाहन चालक है, चार्जिंग स्टेशन है, इन पे ही फोकस कर रही है और धीरे धीरे आने वाले टाइम में
हरियाणा इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी भी बनाने जा रही है। वैसे सरकार की ये योजना है कि 2022 में राज्य के अंदर ई व्हीकल जो है ना, इनकी भारी तादाद हो जाए कैसे भी करके। और आपको ये भी पता होगा कि हरियाणा का पहला जो हाईवे है इलेक्ट्रिक हाईवे, या भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे जो है ना, वो है दिल्ली टू चंडीगढ़ नेशनल हाईवे नंबर 44 है ये। और इसमें सबसे पहले करनाल के अंदर जो है ना, करनाल के अंदर एक सेटअप लगा था इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन वाला। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन वैसे सबसे पहले उद्घाटन हुए थे 4 जनवरी 2021 को पंचकुला के अंदर, लेकिन ऑन हाईवे लगा है सबसे पहले करनाल के अंदर। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और रिसेंटली दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट लगा है काजा हिमाचल प्रदेश में, जो समुद्र तल से 36,000 मीटर की ऊंचाई पे है, ज़मीन से वो 500 फीट की ऊंचाई पे है। और ईगो कंपनी है एक, टीवीएस के साथ समझौता करके हिमाचल प्रदेश के काजा नाम की जगह पे, लाहौल स्पीति के बीच में जगह पड़ती है वो, वहाँ पे सेटअप किया है। अगला सवाल क्या कहता है हमारा कि हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में खेल किट के लिए दी जाने वाली राशि को 1200 रुपये से बढ़ा के कितने रुपए प्रति विद्यार्थी करने का फैसला किया है। तो 1200 रुपये से बढ़ा के प्रति विद्यार्थी 2500 रुपये करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने एक क्लास से, यानी कि पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको राष्ट्रीय या जो स्टेट लेवल पे खेलते हैं उनके लिए 2021-22 के लिए जो डाइट भत्ता मिलता है या खेल किट मिलती है उसमें बढ़ोतरी करी है, ठीक है ना। तो याद रखना, पहले उनको मिलते थे 1200 रुपये, अब उनको मिलने वाले हैं 2500 रुपये, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला क्वेश्चन, जरूर याद रखना है। डाइट भत्ते को भी 200 रुपये प्रति विद्यार्थी बढ़ा दिया है, 250 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन कर दिया है। उसको पहले 200 रुपये हर रोज़ मिलते थे, अब उसे 250 रुपये हर रोज़ मिलेंगे, ठीक है ना। और खेल किट के लिए 1200 से बढ़ा के कितने कर दिए हैं, 2500 रुपये कर दिए हैं। और अगर कोई नेशनल लेवल पे खेल रहा है तो नेशनल लेवल पे उसको डाइट भत्ता पहले 125 रुपये मिलते थे, ठीक है ना, हर रोज़ के, अब उसे बढ़ा के कितना कर दिए हैं, 200 कर दिए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। मैंने उल्टा बोल दिया शायद, देखिएगा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। अगर कोई नेशनल खेल रहा है, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर की बात है, तो राष्ट्रीय स्तर पे डाइट भत्ता होता था पहले 200 रुपये होता था, ठीक है ना, अब उसे प्रतिदिन मिलेंगे 250 रुपये। और नेशनल के लिए पहले किट होती थी 1200 रुपये की, 1200 रुपये मतलब किट के उसको मिलते थे, अब उसको मिलेंगे 2500 रुपये, ठीक है ना। ये तो है नेशनल के लिए। राज्य खेल रहा है, स्टेट खेल रहा है, तो स्टेट के लिए पहले डाइट के लिए 125 थे, अब मिलेंगे 200। और अगर स्टेट खेल रहा है तो स्टेट के लिए किट के लिए पहले मिलते थे 700, अब मिलेंगे उसे 1500 रुपये, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं डियर। अगला सवाल क्या कहता है हमारा कि हरियाणा के किस जिले में 5वें नेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। 5वें नेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा डियर, कहाँ पे? ये किया जाएगा आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि सी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हिसार में 7 दिन का होगा, 21 से 27 अक्टूबर तक 5वें नेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन, ठीक है। और टूर्नामेंट में कुशीनगर की 2 बेटियाँ अपराजिता और शिल्पा, ये उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब तक प्रदेश लेवल तक के बड़े टूर्नामेंट में शिल्पा ने 6 और अपराजिता ने 5 मेडल के साथ उत्तर प्रदेश की बेस्ट महिला बॉक्सर में अपना नाम जो है ना दर्ज करवा लिया है, ठीक है। नाम भी बड़ा कंफ्यूजिंग वाला रखा है, अपराजिता, जो कभी न पराजित हो। चलिए इसी के साथ में इस लेक्चर को तो मैं समाप्त कर रहा हूं डियर, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि विशिष्ट संस्कृत सेवा सम्मान हेतु इनमें से किसे चुना गया है। डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री को, डॉक्टर शीतल कुमारी को, डॉक्टर गीत कुमारी को, डॉक्टर रमेश शास्त्री को। चलिए हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और जो सुहागिन स्त्री इस वीडियो को देख रही है उसको मेरा एज ए टीचर शुभ आशीर्वाद है कि आप चिरंजीव सुहागिन ही रहें, हमेशा सुहागिन रहें। धन्यवाद। हंसते मुस्कुराते ज़रूर रहना।